अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम अपना 10th क्लास का चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये आपका पहला चैप्टर है जो है एनर्जी। बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है, बहुत इजी है। इसको आप जो अच्छे तरीके से हम इसको लेकर चलेंगे, बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे, जिससे आपको बहुत अच्छी समझ आएगी। तो एनर्जी जो है, आज हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कि एनर्जी होती क्या है। रोजाना डेली आप देखें कि आप मुख्तलिफ फॉर्म ऑफ एनर्जी को यूज करते हैं सुबह से शाम तक। हम खाना खाते हैं, हमें एनर्जी मिलती है, हम काम करते हैं, लाइट एनर्जी की फॉर्म है, हीट है एनर्जी की फॉर्म है, गाड़ियां चल रही हैं, फ्यूल की एनर्जी को यूज कर रही हैं। तो एनर्जी ही रोजाना सारी जिंदगी हमारी एनर्जी से ही रिलेटेड। तो अब हमें पता तो होना चाहिए कि एनर्जी क्या है, एनर्जी किस चीज का नाम है, और एनर्जी जो है साइंस एनर्जी को कैसे डिफाइन करती है। अगर आप साइंस पढ़ रहे हैं तो आपको उसको साइंस के लेवल पर लेकर जाना एनर्जी क्या है। और दूसरा हम इसमें डिस्कस करेंगे कि डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी क्या है, एनर्जी किन डिफरेंट फॉर्म्स में जो है मौजूद है, और कैसे एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है। तो अगर सबसे पहले हम बात करें, हम बात करना चाहें एनर्जी की, तो हमें वर्क के कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। वर्क एंड एनर्जी, इसको हम हमेशा इकट्ठे पढ़ते हैं, ठीक है। ये वर्क का कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया तो आपको एनर्जी भी समझ आ, वर्क एंड एनर्जी। वर्क कहते हैं कि अगर कोई बॉडी वर्क करती है, यानी कि वो कोई काम करती है, तो उसकी फिजिक्स के मुताबिक उसकी कंडीशन है कि फोर्स लगे, और जिस सिम्त में फोर्स लगी है उस सिम्त में कुछ डिस्प्लेसमेंट भी तय हो। यानी कि अगर मैं वर्क का फॉर्मूला ट्राई करूँ ना, तो वर्क डन इज इक्वल टू एफ डॉट, यानी कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के प्रोडक्ट को हम कहते हैं कि वर्क। यानी कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का होना बहुत जरूरी है वर्क के लिए। अगर एक बंदा ऑफिस में बैठा है सारा दिन, उसने एक कुर्सी पे बैठ के अपना काम कर लिया, तो साइंस कहती है कि आपने कोई काम नहीं किया। मतलब कि उसने इतनी ब्रेन की एक्टिविटी की सारा दिन में, लेकिन साइंस कहती है आपने कोई काम नहीं किया। क्यों आपने कोई वर्क डन नहीं किया? क्योंकि आपने कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं कवर किया, यानी कि कोई फासला तय नहीं किया। तो इसका मतलब है कि साइंस कहती है कि वर्क की जो डेफिनेशन आपकी बुक में दी गई है, प्रोडक्ट है फोर्स और डिस्टेंस का इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जो आपके पास ये आपका फोर्स का फॉर्मूला है, जब आपको आएगा पेपर में कि व्हाट इज वर्क, तो सबसे पहले आप लिखेंगे, ये मैं रेज कर देती हूँ पहले। सबसे पहले आप लिखेंगे डेफिनेशन, इसकी डेफिनेशन क्या है? प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्टेंस in the direction of force, and distance in the direction of force। ये सबसे पहले आपने इसकी डेफिनेशन लिखी, डेफिनेशन लिखेंगे। अच्छा, अब एक बात याद रखिए, मतलब प्रोडक्ट जब भी आए तो इसका मतलब होता है इन दो चीजों को मिला के, यानी कि मल्टीप्लाई करके, ठीक है। दो चीजों को मल्टीप्लाई किया जाए तो उसका प्रोडक्ट आता है। तो दो चीजों को मल्टीप्लाई किया जाए तो उनका प्रोडक्ट आता है। तो फोर्स और डिस्टेंस का, यानी कि अगर फोर्स लगती है और उसी फोर्स की सिम्त में जो है कुछ डिस्टेंस भी ट्रेवल हुआ है, तो हम कहते हैं कि जी इस बॉडी ने कुछ वर्क डन किया है। जैसे मैं आपको समझाने के लिए ये एक पर्सन ड्रॉ करती हूँ कि ये एक बंदा है, ठीक है, और ये एक कोई कार्ड है, और ये इसको लगा रहा है धक्का, ठीक है। ये इसको लगा रहा है धक्का, और ये कुछ फासला तय करके चीज यहाँ पहुंच जाती है, ठीक है। इस बंदे ने इधर एक फोर्स लगाई, ये फोर्स लग रही है, और ये डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है, और ये जो आपका ब्लॉक था ये यहाँ से यहाँ आ गया। तो हम कहते हैं कि कुछ वर्क डन हुआ है इसके ऊपर। तो ये आपकी बात समझ में आ गई होगी कि जो वर्क डन होता है
वो प्रोडक्ट है फोर्स का और डिस्टेंस का। फोर्स लगे और फोर्स की कंडीशन यानी कि फोर्स लगी रही है जिस डायरेक्शन में, उस डायरेक्शन में कुछ डिस्प्लेसमेंट भी कवर हो रहा है। अब ये हमारे पास आ गई। इसका अगर हम एसआई यूनिट की बात करें, एसआई यूनिट तो जॉल है। सिस्टम इंटरनेशनल ने कुछ हर चीजों के, आपको ये बात पता होनी चाहिए, एसआई का मतलब है सिस्टम इंटरनेशनल। इंटरनेशनल लेवल पे सब चीजों के एक यूनिट रखे गए थे। पहले मुख्तलिफ यूनिट मुख्तलिफ कंट्रीज में यूज होते थे, तो जो साइंटिस्ट थे जब वो कोई जर्नल छपता था, कोई किसी का काम, रिसर्च पेपर, तो बहुत तंगी होती थी। फिर जब इतनी दुनिया एकदम से कंप्यूटर से और इससे इंटरनेट से जब सब लोग एकदम इतने कंबाइन हो गए और एक ही सोचा गया, तो क्यों ना एक ही यूनिट को इस्तेमाल किया जाए। तो उसने जो वर्क का यूनिट है वो जॉल रखा है। शॉर्ट क्वेश्चन अगर आए तो पहले आपने उसकी डेफिनेशन, उसका फॉर्मूला मैं पहले ही लिख चुकी थी, F.D, और उसके बाद उसका एसआई यूनिट करके लिख। अब ये तो हमने बात की थी वर्क। एनर्जी जो है, एनर्जी को हम वर्क की टर्म में ही यूज करते हैं। द एबिलिटी टू डू एनी वर्क, कोई भी काम करने की जो एबिलिटी है उसको हम बोलते हैं वो एनर्जी है। एनर्जी जो है किसी भी काम करने की, किसी भी बॉडी में अगर काम करने की सलाहियत है तो उसमें एनर्जी है। जैसे हम कहते हैं आम जुबान में, मैं ये काम नहीं कर सकता, मैं ये काम नहीं कर सकता, मेरी तो एनर्जी लेवल ही लो है, मेरे में एनर्जी नहीं है उठ के करने की। यानी कि आप वो काम क्यों नहीं करे, आप इसका ये मतलब तो नहीं एनर्जी, यानी कि आप कह रहे हैं कि ये काम परफॉर्म करने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए वो मेरे में नहीं। तो एनर्जी जो है सिंपली हम कहते हैं एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क। एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क। यहाँ पे एनर्जी की डेफिनेशन लिखते हैं, एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क। टू डू वर्क, कोई भी काम करने की जो सलाहियत होती है उसको एनर्जी बोलते हैं। ये आपकी मेन बात। इसका सेम वही यूनिट है जो कि इसका है, इसका यूनिट भी जॉल है। ठीक है, तो वर्क को और एनर्जी को हम सेम फॉर्म में ही यूज करते हैं। अब हमने इसमें पढ़ना है कि एनर्जी, जो एनर्जी है उसकी कौन सी डिफरेंट फॉर्म्स हैं, और हम देखते हैं कि कौन सी फॉर्म दूसरी फॉर्म में चेंज किस तरह होती है। एनर्जी की कन्वर्जन को भी थोड़ा सा देखेंगे और ये भी देखेंगे कि एनर्जी की डिफरेंट फॉर्म्स कौन सी हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, हमारे पास आती है, अब हम पढ़ने लगे हैं एनर्जी की डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। टॉपिक का नाम है जी डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप ये समझ लें कि लॉन्ग में भी आता है, शॉर्ट में भी आता है। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। सबसे पहले इसमें हम पढ़ेंगे काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी के ई से भी इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। एमसीक्यू में अगर कभी लिखा है के ई तो इसका मतलब होता है काइनेटिक। तो जो काइनेटिक एनर्जी है वो कौन सी एनर्जी है? किसी भी मूविंग बॉडी में, कोई भी मूविंग बॉडी जो एनर्जी प्रोसेस करती है उसको उसकी काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। एक हरकत करते हैं जिस समय जो एनर्जी होती है उसको उसकी काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। एनर्जी प्रोसेस बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन, ड्यू टू मोशन। ये क्यों होती है? हरकत की वजह। ऐसी एनर्जी जो किसी बॉडी में उसकी हरकत की वजह से होती है। एनर्जी प्रोसेसेस बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। डेफिनेशन लिखी हुई है आपकी बुक में, वो ऑरेंज साइक बना के लाइन, तो वही डेफिनेशन लिखे, बहुत एग्जैक्ट और इजी सी डेफिनेशन है। एक हरकत करती बॉडी के अंदर जो एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी होती है। अब एक एग्जाम्पल दी गई है कि आप देखें कि एक बॉल है, बैट्समैन ने उसको हिट किया, ठीक है, और वो बॉल जो है वो कुछ देर बाद मूव करते करते रुक जाती। तो बॉल रुक क्यों जाती? ठीक है, एक बॉल है, एक हम ये देखें एक बैट्समैन है जी, ठीक है, इसके हाथ में हम एक बैट भी बना देते हैं, ठीक है। इसने एक हिट की और ये बॉल जाते 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 आखिरकार जाके स्टॉप, रुक जाएगी। क्या हुआ इस सबके बीच? ठीक है, ये सारा आप पढ़ने लगे काइनेटिक एनर्जी, और ये देखने की एनर्जी किस तरह एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। जो बॉल बैट्समैन के पास आई थी तो उसने अपनी मसल की एनर्जी लगा के उसको हिट लगाई, ठीक है। यहाँ पे कौन सी एनर्जी लगी थी? मसल की एनर्जी। यहाँ पे उसने अपनी
जो उसकी मसल में एनर्जी है उसको यूज किया था और बॉल को हिट लगाई, ठीक है। बॉल ने ट्रेवल करना शुरू किया। अब ग्राउंड के साथ बॉल चलती हुई जा रही है तो वहां पे उसमें मुसलसल रगड़ लग रही है, जिसको लफ्ज का नाम दिया जाता है फ्रिक्शन। तो मुसलसल यहाँ पे क्या चीज काम कर रही है? फ्रिक्शन। रगड़ लगेगी मुसलसल और बॉल जो है वो रगड़ खाती हुई, वो जो यानी कि रगड़ की वजह से फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए बॉल की एनर्जी ऐसा ऐसा कम होती जाएगी, रिड्यूस होती 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 अल्टीमेटली वो जाके पॉइंट पर रुक जाए। तो यूं हम देखेंगे कि जो एनर्जी बैट्समैन की थी उसने बॉल को ट्रेवल तो कराया, लेकिन अल्टीमेटली वो जाके रुक गई फ्रिक्शन की वजह से। फ्रिक्शन जो थी उसने मुसलसल उस पर एक्ट करती रही, रगड़ लगती रही, वो एनर्जी लॉस होती गई और वो जाके रुक गई। तो यूं काइनेटिक एनर्जी थी ये। इस बॉल में जो मूवमेंट के दौरान जो एनर्जी थी वहां पे कौन सी एनर्जी थी? काइनेटिक। एक मूविंग बॉल के अंदर जो एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी है। तो ये हम एक बात यहाँ पे समझ आती है, जो डिपेंड किस पे करती है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का एक फॉर्मूला है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। ये इसका फॉर्मूला है। काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है मैस और वेलोसिटी पे, मैस और वेलोसिटी के ऊपर। वेलोसिटी कहते हैं स्पीड को, ठीक है। मैस और वेलोसिटी का प्रोडक्ट है काइनेटिक एनर्जी। जितना किसी बॉडी का मैस ज्यादा होगा, ठीक है, और स्पीड उतनी ही ज्यादा जो है उसमें काइनेटिक एनर्जी होगी। दी मोर दी मैस और मोर दी स्पीड, यानी कि ये बताता है कि जितना ज्यादा मैस होगा और जितनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी, मोर मैस और मोर वेलोसिटी, तो उतनी ही ज्यादा काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा होगी। इसका फॉर्मूला बुक में नहीं मेंशन, आप लिख लें एडिशनल, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता, इतना सा छोटा सा इसको याद करना इंपॉर्टेंट है। और ये एक एग्जांपल कर लें, इसकी डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारे पास आती है काइनेटिक एनर्जी के अलावा हमारे पास आती है पोटेंशियल एनर्जी। ये दो फॉर्म्स ऑफ एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है, काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी। अब हम बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा जी, तो ये वो एनर्जी की फॉर्म है जो किसी बॉडी में पोजीशन की वजह से हो। अगर मैं कहूँ कि अगर ये पेन पड़ा था इधर, मैंने इसको उठाया और इसको मैं यहाँ ले आई, अब जब मैं इसको ड्रॉप करूंगी तो इस टाइम पे इसके अंदर जो एनर्जी स्टोर है, मैंने इसको कैसे, मैंने अपनी मसल की एनर्जी दी, अपनी बॉडी के मसल की एनर्जी दी, इसको उठाया और यहाँ लिया। अब इस टाइम पे इसमें कौन सी एनर्जी स्टोर है? पोटेंशियल एनर्जी। पोजीशन की वजह से जो एनर्जी स्टोर होती है किसी बॉडी में उसको पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। ये देखिए जी, ये समझिए ये एक स्टोन है, पत्थर, इसको मैं ये ग्राउंड से उठा के यहाँ ले आई। ये ग्राउंड है, जमीन से उठाया पत्थर को और इसको मैं यहाँ से यहाँ तक इतना हाइट, इतना फासला करके ले आई, ये स्टोन, ठीक है। तो स्टोन में इस टाइम जो एनर्जी स्टोर है वो है पोटेंशियल एनर्जी। क्यों? क्योंकि मैंने अर्थ की जो ग्रेविटेशनल फील्ड है उसके खिलाफ काम किया, ठीक है, उसके खिलाफ इतनी एनर्जी दी कि उसको उठा के ले अपनी मसल की एनर्जी। उसने अर्थ की जो ग्रेविटेशन, ग्रेविटी क्या करती है, हर चीज को अपनी तरफ, तो मैंने उसका उल्टा काम किया, उसको उठा के ऊपर ले आई, ऊपर उठा के लाई तो अब उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर। हाइट की या पोजीशन की वजह से अगर किसी बॉडी में कोई एनर्जी स्टोर होती है तो उसको पोटेंशियल एनर्जी होती है। जब मैं आहिस्ता आहिस्ता इसको छोड़ूंगी, यानी कि ये ड्रॉप होगा, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज होना शुरू हो जाएगी। हम पढ़ चुके हैं कि मूविंग बॉडी में हरकत की वजह से जैसे जैसे ये यानी कि यहाँ पे पहुंचा ये स्टोन यहाँ, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी जो है पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी में चेंज होने लगेगी हरकत करते करते। और जैसे ही ये बिल्कुल ग्राउंड के करीब पहुंचेगा सारी पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी, खत्म, और वो आके ग्राउंड पे गिर जाएगा। मैंने उसको एनर्जी दी थी ना, ये मैंने अपनी मसल की एनर्जी दी थी। ऐसे कोई बंदा अगर थर्ड फ्लोर पे फोर्थ फ्लोर पे सीढ़ियां चढ़ के गया, उसके अंदर कौन सी एनर्जी स्टोर है? पोटेंशियल। वो वहां से छलांग लगाते हैं, गिरता है तो उसको बहुत ज्यादा चोट लगती है। क्यों? क्योंकि वो एनर्जी की वजह से, वो जो उसके अंदर एनर्जी स्टोर थी उसने उसको इतना फुल प्रोवाइड किया, वो ऊपर से जब नीचे गिरेगा तो उसको बहुत ज्यादा चोट लगेगी। एनर्जी प्रोसेस बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन, ड्यू टू इट्स पोजीशन इज नोन एज पोटेंशियल। वहां पे पढ़ा था हमने ड्यू टू इट्स मोशन, यहाँ पे पढ़ा ड्यू टू इट्स पोजीशन। एनर्जी प्रोसेसेस बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन इज कॉल्ड
पोटेंशियल एनर्जी। ये तो दो बेसिक थी। आगे हम तीसरी की बात करते हैं, वो है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, एक स्प्रिंग में और प्रेस्ड किसी भी बॉडी में जो एनर्जी स्टोर्ड होती है, जैसे कि एक गुलेल है, कोई रबर बैंड है, कोई स्प्रिंग है, किसी भी कंप्रेस्ड स्ट्रेस्ड बॉडी में जो एनर्जी स्टोर होती है उसको इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। यानी कि एक स्प्रिंग की बात कर लें अगर हम, ठीक है, अगर इसको मैं दबा के एकदम से छोड़ती हूँ तो वो जो उसका उसके अंदर जो एनर्जी स्टोर होगी वो इलास्टिक पोटेंशियल। या अब एक बात का ध्यान रखा जाता है कि हर जो चीज कंप्रेस्ड हो रही होती है उसके खास हद तक हम खींच या मरोड़ सकते हैं उसकी इलास्टिक लिमिट के अंदर अंदर। इलास्टिक लिमिट वो होती है जिसमें वो चीज वापस अपनी असल हालत तक आ सकती है। अगर वो इलास्टिक लिमिट क्रॉस हो जाए तो परमानेंट डिफॉर्मेशन, स्प्रिंग पकड़ के जोर से खींच दें तो वापस वो अपनी जगह पे नहीं आएगी क्योंकि उसकी इलास्टिक लिमिट क्रॉस हो जाएगी। स्ट्रेचिंग और एक बॉडी में को स्ट्रेच करने से, ट्विस्ट करने से जो उसके अंदर एनर्जी स्टोर होती है उसको बोलते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। बचपन में हम गुलेल इस्तेमाल करते थे, गुलेल में हम यही करते हैं कि स्टोन रख के उसको जोर से पहले खींचा जाता है रबड़ को, जब हम छोड़ते थे तो वो पत्थर बहुत ज्यादा, यानी कि हमने उसको स्ट्रेच करके वो एनर्जी पत्थर को प्रोवाइड की। मैंने अपनी असल में मसल एनर्जी दी रबड़ को, रबड़ ने वो पत्थर को प्रोवाइड की और वो जाके बहुत दूर जाके गिरा। जहां भी किसी चीज को लगता था डिस्ट्रक्शन, मतलब शीशा टूट जाता है, किसी को चोट लग जाती है, तो यूं एनर्जी जो है वो अगर किसी भी कंप्रेस्ड या स्ट्रेस चीज के अंदर कोई एनर्जी स्टोर हो तो उसको हम बोलते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। एनर्जी की हमारे पास बहुत सारी फॉर्म्स हैं। मुझे ये हमने इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी को पढ़ा है। सबसे पहले हमने वर्क की डेफिनेशन को देखा था, और आगे भी हमारे पास इसकी हमारी बुक में 3-4 और भी टाइप्स हैं, उसको भी हम डिटेल से डिस्कस करते हैं। उसमें भी हम देखते हैं कि आगे कौन सी टाइप्स हैं।